सभी को मेरा प्रणाम। आईसीएससी ने वर्ष 2023 में जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए स्पेसिफिक पेपर जो क्वेश्चन पेपर वो रिलीज कर दिए हैं। और हिंदी का जो पेपर है वो एक बार फिर से हमेशा की तरह जैसा पहले होता आ रहा था कोविड से पहले 80 मार्क्स का 80 अंकों का आपका पेपर है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं, जैसा पहले होता था वैसा ही होगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में जो बदलाव है उसकी चर्चा मैं करूंगी आपसे, आप देख ले पहले। मैक्सिमम मार्क्स है 80, टाइम 3 आवर्स है, आपको 3 घंटे आपको मिलेंगे। और आपको जो रीडिंग टाइम होगा वो है 15 मिनट। और रीडिंग टाइम के समय आपको लिखने की कोई आज़ादी, आपको स्वतंत्रता नहीं होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करना है। और पेपर लिखने के लिए आपको 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। उसमें क्या है, सेक्शन ए इज कंपलसरी। क्या क्या होंगे सेक्शन ए में, हम पहले वो देख लेते हैं। सेक्शन ए में क्या कंपलसरी है, यानी आपको इसमें जो भी आपको दिया गया वो सब करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 15 अंकों का है। और 15 अंकों के इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो लिखना है वो है शॉर्ट कंपोजिशन, जिसे हम निबंध कहते हैं। आप इसे निबंध कह सकते हैं। और आईसीएससी की जो भाषा है, जो हमने बहुत पहले से जो हम सीखते आ रहे हैं, बच्चों को सिखाते आ रहे हैं, वो है प्रस्ताव। तो प्रस्ताव लिखिए, लेख लिखिए या फिर निबंध लिखिए। तो आपका जो वर्ड लिमिट है आपका वो है 250 शब्द। और जो अंक होंगे आपके वो है 15। इसमें से आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे। पांचों में से कोई भी एक जो आपको समझ में आता है। मेरे पहले के वीडियोस देखिए, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव मैंने आपको, कम से कम 20 प्रस्ताव मेरे हैं जो मैंने डिटेल से बहुत उसमें वर्णन किया है, तो आप उसको जरूर देखिए। तो इसमें मैं इसका एक एक करके मैं बाद में आपको पढ़कर बताऊंगी। सिर्फ मैं इस पेपर की चर्चा करती हूँ। 15 अंकों का है ये प्रस्ताव लेखन, या लेख लिखना है आपको, या फिर संक्षिप्त लेख लिखना है, या निबंध लिखना है। इसी का जो 5वां प्रश्न होता है वो होता है चित्र वर्णन। तो इन पांचों में से कोई भी एक आपको लिखना है 15 अंकों के लिए, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न होता है, एक मौलिक कहानी लिखनी होती है जिसके अंत में, जिसका अंतिम वाक्य होगा, जाको राखी साइया मार सके ना कोई। मतलब किसी ऐसी कहानी की रचना करनी है, कोई भी एक ऐसी कहानी लिखनी है। अब चूंकि मौलिक है, मतलब इसका मौलिक का अर्थ है, तो इसका मतलब है कि सिर पर एक तलवार लटक रही है। कहानी मौलिक होनी चाहिए, कहानी कहीं से चुराई गई नहीं हो, आपकी अपनी हो, आपकी अपनी रचना हो, उसमें आपकी अपनी रचनात्मकता। आप जो एग्जामिनर है वो ये देखेंगे। तो मौलिकता अगर आप में है, आप लिख सकते कहानी, तो इस प्रश्न को आप जा सकते, नहीं तो फिर और जो 4 ऑप्शन है उसको आप देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दो प्रश्न 2 है, आपको हिंदी में इन दोनों विषयों पर में से किसी एक पर आपको 120 शब्दों में पत्र लेखन आपको लिखना है। पत्र लेखन है। तो इसमें जो 2 विकल्प है, पहला विकल्प है उसे, एक मिनट, मित्र अपने छोटे भाई को आपको पत्र लिखना है, मतलब ये है अनौपचारिक। हमेशा हम कहते आते हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप अनौपचारिक जो पत्र लेखन है उसे को आप लिखिए, मार्क्स कम कटते हैं उसमें। और दूसरा जो प्रश्न है इसमें वो है औपचारिक। दूसरा जो विकल्प है वह है औपचारिक। तो हमेशा इसके लिए जाइए, अगर आपको अच्छी तरह से पता है कि नगर निगम के अध्यक्ष को, या जो भी इसमें टेक्निकल वर्ड्स है उसमें वहाँ आपको क्या लिखना है, अगर आपको मालूम है तो आप लिख सकते हो उसे, नहीं तो आप हमेशा इसके लिए जाइए, क्योंकि इसमें अंक भी बहुत कम कटते हैं, बच्चों के अंक कम कटते हैं इसमें, इसीलिए आप हमेशा उस विधि को ही फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान होता है, ध्यान से पढ़िए इसको। डायरेक्ट स्पीच में अपने आंसर्स मत लिखिए, अनसीन पैसेज है ये। डायरेक्ट स्पीच में अपने आंसर्स को मत लिखिए। और पांचों प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर कीजिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, तो उनको लगता है कि अरे इसमें क्या लिखना, समझ में नहीं आ रहा, मैं बाद में लिखूंगा, और बाद में वे भूल जाते हैं। बहुत आसानी से आपको इसके आंसर्स ऊपर के दिया हुआ जो अनसीन पैसेज उसमें मिल जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इन पांचों प्रश्नों को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कीजिए। और हर एक प्रश्न के उत्तर को लिखने के बाद 1 या 2 लाइन्स या 3 लाइन्स का वहां पर आप गैप छोड़िए, फिर दूसरा प्रश्न पर जाइए। क्यों ऐसा क्या करने को मैं कहती हूँ, जैसे कि कभी आपको लगता है कि अच्छा एक पॉइंट मेरा यहाँ रह रहा है, छूट रहा है आपका, तो आप उसे वहां पर लिख सकते हैं। और दूसरी एक बात और है कि एक नीटनेस बनी रहती है उसमें, साफ, मतलब एक आपका पेपर बहुत साफ दिखता है, क्लियर दिखता है। चौथा प्रश्न है, इसी प्रश्न में बदलाव हुआ है। चौथा प्रश्न, पहले आपको उत्तर लिखने होते थे, निश्चेष्ट का विलोम आपको लिखना होता था, याद करना होता था आपको, आपने वहां पर लिख देते थे आप सचेष्ट। लेकिन अभी आईसीएससी ने इस बार का जो स्पेसिमेन पेपर है, तो ये एक बहुत बड़ी
हम कह सकते हैं कि यह एक उलटफेर है, एक बदलाव है प्रश्न पत्र में। कौन से प्रश्न में? क्वेश्चन नंबर 4 में एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्या बदलाव है? तो एमसीक्यू है इसमें। पहले नहीं होते थे एमसीक्यू, कोविड से पहले के क्वेश्चन पेपर में कोई एमसीक्यू नहीं होता था, लेकिन इस बार से एमसीक्यू है। 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको चारों में से कोई एक आपको चुनना होगा। पर याद रखिए, आप ये सोचकर खुश ना होए कि अरे बहुत आसान हो गया। नहीं, इतने ऐसे शब्द होंगे जहां पर आप बड़ी आसानी से, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और आप इस चक्कर में आप कोई गलत उत्तर का चयन आप जल्दीबाजी में कर लेंगे। इसीलिए आसान नहीं है ये। पहले आपको 2 लिखने होते थे सिनोनिम्स, आप 2 रट के जाते थे, पर अब आपको सारे सिनोनिम्स वहां पढ़ने होंगे। क्या पता क्या पूछ लिया जाए। इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कीजिए और ध्यान से इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए। मैं एक बार जब अगला वीडियो में बनाऊंगी तो सारा मैं इसमें फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं। निश्चेष्ट का है सचेष्ट। तालाब का सिनोनिम अगर हमें चुनना है तो दोनों सिनोनिम्स करेक्ट होने चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो तालाब के 2 सिनोनिम्स अगर मैं देखूंगी यहाँ पर, तो तालाब के जो 2 सिनोनिम्स हैं, सरिता मतलब नदी होता है तो ये हट गया। पराग जो होता है वो फूलों में जो कण होते हैं उसे हम पराग कहते हैं। तो सर और सरोवर ये हम तालाब, इसके लिए हम लिख सकते हैं। पाथर पत्थर को कहते हैं, इसीलिए ये नहीं होगा। तो कभी आपको नहीं भी समझ में आए तो कौन सा गलत विकल्प है वो भी अगर आप देखेंगे तो आप इसे कर सकते हैं। काला की शब्द की जो भाववाचक संज्ञा है वो है कालीमा। ये कलीमा लिखने में लग रहा है कि कलीमा, अरे ये भी करेक्ट हो सकता है, और जल्दीबाजी में कई बच्चे लिख भी देंगे वो करेक्ट, लेकिन सही उत्तर होगा कालीमा। नीला से नीलिमा, उजला से उजलापन, पीला से पीलापन। भारत का विशेषण क्या होगा? भारत का विशेषण भाववाचक संज्ञा है भारतीयता और विशेषण है भारतीय। अभिलाषा का शुद्ध रूप, अभिलाषा का शुद्ध रूप, तो ये है अभिलाषा। कई बार बाय डिफॉल्ट ये वाला जो प्रश्न है आशीर्वाद का शुद्ध रूप, तो ये कई बार इसको प्रैक्टिस करके रखिए। ये जो शब्द है ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, कवयित्री पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए इनको पढ़कर रखिए आप। अगला प्रश्न है इसमें, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? घी के दिए जलाना, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत प्रसन्न होना। अरे पाँव जमीन पर नहीं पड़ना, दिल बाग बाग होना, इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, खुशियां मनाना, ये होता है घी के दिए जलाना। निर्देशानुसार उचित वाक्य बनाना है। धर्म का मानव मन पर प्रभाव पड़ता है, तो धर्म मानव मन को प्रभावित करता है, ये उत्तर सही है इसका। और अंतिम प्रश्न है, निर्देशानुसार उचित वाक्य बताइए। रोम का राजा भीषण रोग से पीड़ित हो गया, तो रोम के राजा को, अब यहाँ पर अननेसेसरी यहाँ पर सब जगह एक 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 जोड़ा गया है, तो रोम के राजा को भीषण रोग ने पीड़ित कर दिया। ठीक है, तो ये उत्तर हमारा यहाँ पर सही है, हम उसके लिए जाएंगे। नेक्स्ट है अब सेक्शन बी में हम जाते हैं। अब आपको मैं पहले बता दूं, सेक्शन बी में आपके पास विकल्प होंगे। प्रत्येक विद्यालय के पास सुविधा होती है कि वो 4 किताबों में से आईसीएसई ने 4 किताबें निर्धारित की हुई हैं, उनमें से किसी 2 किताबों का, किन्हीं 2 किताबों का आपको चयन करना है। तो आप पाएंगे कि आपके पास जो एक हरी वाली छोटी सी पुस्तक है, तो उसमें एक में 2 किताबें हैं। तो उस एक में जो 2 किताबें हैं उसमें साहित्य सागर में जो कहानी, साहित्य सागर जो किताब का नाम है साहित्य सागर, तो उसमें कहानियों वाला किताब जो जो हिस्सा है वह एक किताब है, पहली किताब है। कविताओं वाला जो हिस्सा है वह उसमें दूसरी किताब है। तो कई विद्यालय इसी एक किताब को लेते हैं और फर्स्ट बुक सेकंड बुक उनका हो जाता है। तो आपको किन्हीं 2 किताबों से ही आंसर देने। कई विद्यालयों में एकांकी संचय लिया जाता है जिसमें 6 एकांकी, तो वो तीसरी किताब हो जाती है। और चौथी किताब है आपका जो उपन्यास है वो है नया रास्ता, जिसमें मीनू है और बहुत सारे पात्र हैं उसमें, तो वो है नया रास्ता। ठीक है, तो अब आपके विद्यालय के द्वारा कौन सी 2 किताबें चुनी गई है उसके आधार पर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से क्वेश्चंस चुनने हैं इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा साहित्य सागर ही है, संक्षिप्त कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज। तो जैसा कि इसमें से समझ में आ रहा है, दोनों घंटों साथ बैठते और बातें करते, तो किन दोनों की बातें हो रही है? रसीला और रमजान की बातें हो रही है। घंटों साथ बैठते और बातें करते, तो दोनों शब्द से किस किस की ओर संकेत किया गया? तो रसीला और रमजान की ओर संकेत किया गया है।
वे दोनों किस किस के यहाँ काम करते थे? तो रसीला काम करता था बाबू जगत सिंह के यहाँ, रमजान काम करता था शेख सलीमुद्दीन के यहाँ। तो आप थोड़ा सा और विस्तार कीजिए, सिर्फ एक एक वाक्य में अपने उत्तरों को ना लिखिए, बल्कि आप थोड़ा सा विस्तार कीजिए, एक दो वाक्य ज्यादा लिखने में कोई ये नहीं है। हाँ, आप पूरा पेज भर भर के मत लिखिए, लेकिन थोड़ा आपको विस्तार करने की जरूरत है। तो अगर यहाँ दोनों शब्द से किस किस की ओर संकेत है, तो अगर आप रसीला लिख रहे हो तो आप लिखिए कि रसीला ये नौकर था, और रमजान जो था वह रसीला सेवक था, और रमजान जो था वह ये था, इसका काम करता था, क्या नाम है उसका, पहरेदारी का काम किया करता था उसके यहाँ। नेक्स्ट है ये शेख सलीमुद्दीन के यहाँ। थर्ड है, वे दोनों जिन लोगों के यहाँ काम करते थे उनमें कौन सी बात समान थी? जिन लोगों के यहाँ काम करते थे, अब आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि वे दोनों किसके यहाँ काम करते थे। ऑलरेडी यहाँ पूछा गया, फिर भी आप लिखिए उनमें कौन सी बात समान थी। तो वे जो दोनों थे वे स्वार्थी थे, ठीक है। वे दोनों भ्रष्ट थे, भ्रष्ट थे, रिश्वत लेकर काम करते थे, रिश्वत लेकर काम करते थे, और रिश्वत देकर काम करवाते भी थे। दोनों बहुत संपन्न थे। कौन दोनों? कौन दोनों की बात कर रहे हैं हम? किन दोनों की बात कर रहे हैं? शेख सलीमुद्दीन और जगत सिंह की बात कर रहे हैं। तो वे दोनों बहुत संपन्न थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसे संपन्न लोगों के कारण ही समाज में जो भ्रष्टाचार है वो अपनी जड़ें जमा रही है, और रसीला जैसे जो नए जो चोर हैं वे पनप रहे हैं, रसीला जैसे चोर पनप रहे हैं। तो ये उन दोनों में समानता थी, बात उनमें यह बात समान थी। किस घटना से स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत मैत्री थी, दोनों में बहुत मित्रता थी? तो यहाँ पर रसीला ने रमजान को एक स्थान पर देवता कहा है। देखिए रमजान है, अगर हम बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करनी नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी रमजान जो है वो मुस्लिम है, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने मित्र की मदद की। ये उनमें हिंदू और मुस्लिम जो है उनमें धर्म जो है वो अलग है, उसके बाद भी उनमें इतनी मित्रता है। और रसीला ने अपने मुस्लिम मित्र को देवता संज्ञा दी, उसे देवता शब्द से मतलब उसका सम्मान किया। क्यों? तो जब गांव से चिट्ठी आई थी कि उसका जो बेटा है, किसका बेटा, ये रसीला के जो बच्चे हैं वे बीमार हैं, गांव से चिट्ठी आई थी कि रसीला के बच्चे बीमार हैं। ऐसी स्थिति में रसीला ने जब अपने बाबू जगत सिंह से उसने मदद मांगी, तो जगत सिंह ने टका सा जवाब दे दिया, कहा गया मैं तो नहीं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो ऐसी स्थिति में रमजान ने उसके चेहरे की जो पीड़ा है वह उसने समझ ली, रमजान ने, और बिना मांगे उसने पूछा उससे, बिना मांगे उसने मांगा भी नहीं कि मुझे पैसे की जरूरत है, और बिना मांगे उसने उसकी मदद की। तो यह सिद्ध करता है कि दोनों में बहुत मैत्री था। अगर यह होता कि किन घटनाओं से सिद्ध होता, स्पष्ट होता है, तो अंत में जो रमजान था वह बहुत क्रोधित हो जाता है, रसीला को जो के साथ जो अन्याय होता है उसकी आंखों में क्रोध भर आता है, तो हम वहां पर ये बात भी कह सकते हैं। लेकिन अगर वो किन घटनाओं से होता, तो प्राथमिकता हम देंगे यहाँ पर ये जो उसने बिना मांगे उसके पैसों से मदद की, और रमजान ने अपने पैसे उससे वापस भी नहीं मांगे। तो ये बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है, उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञ के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। क्रय विक्रय का अर्थ है, क्रय और विक्रय का अर्थ है खरीदना और बेचना। यज्ञों के क्रय विक्रय का क्या आशय है? तो यज्ञों के क्रय विक्रय का आशय है, उन दिनों यज्ञों का जो फल होता था, यज्ञों का जो फल होता था उसे लोग एक दूसरे को, मतलब किसी को अगर खरीदने, कोई यज्ञ नहीं कर सकता है, पैसे हैं पर यज्ञ करने का समय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह जिसने यज्ञ किया है तो वह उस फल को उतने पैसे दे करके वह खरीद सकता था, और जो बेचने वाला था वो बेच सकता था। सेठ जी यज्ञ बेचने कहाँ गए थे? तो सेठ जी यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर गए थे। क्यों गए थे? तो सब दिन होते ना एक समान, सब दिन एक जैसे नहीं होते। सेठ जी को भी बुरे दिन देखने पड़े, और ऐसी स्थिति में जब उनके सामने जब भुखमरी की स्थिति आ गई, तब वे अपने यज्ञ को बेचने के लिए कुंदनपुर गए थे। सेठानी द्वारा अपना यज्ञ बेचने का सुझाव दिए जाने पर सेठ जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं यज्ञों को इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जरूरत आने पर इन्हें बेच दूंगा।
तो इसीलिए जब सेठानी ने यज्ञ बेचने का सुझाव दिया तो धर्मपरायण जो सेठ जी थे उनके सेठानी द्वारा यज्ञ बेचने का सुझाव दिए जाने पर बहुत दुखी हुए और दुखी मन से उन्होंने अपना यज्ञ मतलब बेचने की उन्होंने सोची। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तो अरुणा और चित्रा कहाँ पर मिली है और यहाँ अरुणा और चित्रा कहाँ पर मिली है और यहाँ क्यों आई है? तो अरुणा और चित्रा जहाँ पर दिल्ली में उसके चित्रों की जो प्रदर्शनी का आयोजन किया, विराट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तो उन दोनों की मुलाकात वहीं पर हुई थी और अरुणा यहाँ पर चित्रा से मिलने के लिए आई थी। अरुणा के साथ कौन खड़े थे? तो अरुणा के साथ उसके वे दोनों बच्चे खड़े थे जिनका चित्र चित्रा ने बनाया था। तो गर्ग स्टोर के सामने वे जो दोनों बच्चे थे मिले थे, वे दोनों बच्चे खड़े थे और चित्रा के पूछने पर अरुणा ने क्या बताया? तो उसने उस चित्र पर उंगली रख दी और बताया कि यही है वे दोनों बच्चे। अगला प्रश्न, अरुणा ने बच्चों से क्या कहा? क्या चित्रा ने उन्हें प्यार किया? टेक्स्ट बुक में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि अरुणा ने बच्चों से क्या कहा, अपनी मासी को प्रणाम करने के लिए कहा और क्या चित्रा ने उन्हें प्यार किया। तो वो बहुत जो बातें वहां लिखी है आप एग्जैक्ट वही लिखिए। तो आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आपको चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है, चैप्टर को पढ़ करके आपको ध्यान में रखना है। बच्चों के बारे में अरुणा की बात सुनकर चित्रा क्या सोचने लगी? चित्रा यह सोचने लगी कि असली कलाकार कौन है, वास्तविक कलाकार कौन है। अरुणा जो लोगों की जिंदगी में मतलब लोगों की जिंदगी में रंग भर देती है और हंसते खेलते चित्र बना देती है, वह वास्तविक कलाकार है या मैं वास्तविक कलाकार हूँ जो कागज पर निर्जीव चित्र बनाकर उनमें रंग भरती हूँ। वह यह इस सोच में मैं डूब गई। अब इसमें साहित्य सागर का जो पद्य भाग है आप देख पा रहे हैं, इसमें ये सारे प्रश्न है। स्वर्ग बना सकते हैं से लिया गया है, साखियों से लिया गया है, फिर गिरधर की कुंडलियां से लिया गया है, नया रास्ता सुषमा अग्रवाल जी द्वारा जो है उसमें उसके भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उसमें से आपको ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मीनू के हृदय में हीन भावना के कारण जो दुख के भाव थे खुशी में परिवर्तित हो गए क्योंकि वह प्रथम श्रेणी में पास हो गई थी और बहुत खुश थी वह। और उसकी जो परम सखी थी नीलिमा, तो उसे वह बता रही थी। तो हीन भावना क्यों बना लिया था मीनू के हृदय में? तो ये उसके विवाह से जुड़ी हुई बातें हैं कि वह देखने में कैसी थी, सांवली थी और जो भी लड़के वाले आते थे तो वह उनका व्यवहार कैसा होता था। तो ये सब बातें आप यहाँ पर लिखेंगे और ये सारे जो तीन अगले 13वां तक जो क्वेश्चन है वो नया रास्ता से ही है। अब एकांकी संचय पर आते हैं 14वें प्रश्न पर। मैं जानती हूँ मेरे ही तो बेटे हैं, माया ममता किसी को छू नहीं गई है, हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। ये कह रही है माँ, किस चैप्टर से लिया गया? संस्कार और भावना से माँ कह रही है और उन्होंने मतलब अपने बच्चों के बारे में बात कर रही है कि उन्होंने अपने पिता से ही यह बात, इन बातों को उसने सीखा है। प्रश्न को देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है इसमें। प्रश्न है, वक्ता अपने बेटों के विषय में क्या जानती है? तो ये जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं वे, माया ममता किसी को छू नहीं गई है, इस कथन का क्या आशय है? कथन का आशय है कि परिवार से ज्यादा महत्व वे अपने कर्तव्य को देते हैं और उनके पिता के बारे में वो बता रही है कि जब अतुल छोटा सा था तब और बहुत गंभीर हालत थी उसकी, तब ऐसी स्थिति में उसके पिता उसे डॉक्टर को दिखाने की बजाय उसे जमीन पर लिटा करके उसकी अंतिम जो क्रिया अंत्येष्टि करते हैं उसकी तैयारियां कर रहे थे। तो ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अपने बच्चों के बारे में भी वह यह बात कह रही है कि अपने बेटे अविनाश के बारे में वह यह बात कर रही है कि अविनाश को उन्होंने इतना पाला पोसा बड़ा किया, इतना प्रेम दिया उसे और आज वही अविनाश जो है विजातीय विवाह करके अपनी माँ को वह एकदम भूल गया है। अपने बेटे अतुल के बारे में भी वह यह बात कह रही है कि वह मिलने जाता है और मैं एक माँ होकर के मैं मिलने नहीं जाती हूँ और वह सिर्फ ऑफिस के काम से, कार्यालय के काम से वहां मिलने के लिए जाता है। तो बेटे हर बात में किसकी दुहाई देते हैं और यह उन्होंने किससे सीखा है? प्रश्न में लिखा गया किस बात की दुहाई देता है, उन्होंने अपने पिताजी से सीखा, ऐसा माँ का मानना है। अतुल के पिता का चरित्र चित्रण करें तो अतुल के जो पिताजी थे उनमें माया ममता नहीं थी, ऐसा उनकी माता का कहना। तो उनमें माया ममता नहीं थी और जब उनका बेटा गंभीर हालत में था, गंभीर स्थिति में था, तो वे उसको जमीन पर लिटा करके अंत्येष्टि की तैयारियां कर रहे थे और ये बातें उसमें आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, मुझे और लज्जित ना करो, मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है।
तो मुझे और लज्जित न करो, ये किसने कहा? ये जीवन लाल जी कह रहे हैं। उनका संक्षिप्त परिचय, तो जीवन लाल जी बहुत धनी है, घमंडी है, और संबंधों से ज्यादा, रिश्तों से ज्यादा पैसों को महत्व देते हैं। मेरी चोट से क्या आशय है, तो पाठ के आरंभ में ही उन्होंने कहा है कि जितने दहेज की उन्होंने कल्पना की थी, जितना दहेज का लेने की उन्होंने अपने बेटे रमेश के विवाह में जितना दहेज लेने की उन्होंने सोची थी कि जितना दहेज मिलेगा या जैसा स्वागत होगा, वैसा नहीं हुआ था। तो इसीलिए वे कह रहे हैं कि यही, तो ये जो उनका उनके अनुसार उनका सम्मान नहीं हुआ वहां पर अपने बेटे, उनके बेटे रमेश के विवाह में, तो यह पूरे बिरादरी के सामने उन्हें लगी एक चोट है। तो इसीलिए वे उसे एक चोट मानते हैं। जीवनलाल के मन में पश्चाताप का भाव कब पैदा हुआ, तो घमंडी जीवनलाल ऐसा मानते थे, घमंडी जीवनलाल ऐसा मानते थे कि उनकी बेटी गौरी की विदाई उसके परिवार वाले जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना दहेज दिया है कि गौरी के ससुराल वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। वे मतलब विदा करने से मना कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब गौरी के साथ उसके ससुराल वालों ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा इन्होंने कमला के साथ किया था, तब वे कमला के और प्रमोद के पेन को, उनके दर्द को वे समझ सके। एक पिता को जब दर्द महसूस किया, तब वे दूसरे के दर्द को भी महसूस किया उन्होंने, और उनके मन में पश्चाताप की भावना उत्पन्न हुई। इस अवतरण के आधार पर एकांकी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो एकांकी का बहुत ही जो बहू की विदा एकांकी है, उसमें बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है इसका। दहेज की प्रथा को समाज से जड़ से खत्म करना, हमारे समाज से जड़ से इस प्रथा को खत्म करना है। तो यही इसका उद्देश्य है, उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। ना बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब ना होने दूंगा, तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। तो वट वृक्ष को देखकर दादाजी के मन में कौन कौन सी कल्पनाएं जाग जाती हैं, तो वे वट वृक्ष को परिवार का नहीं, पूरे राष्ट्र का आधार मानते हैं। और उन्हें लगता है कि जो डालियां हैं, वट वृक्ष की डालियां हैं, ये जो इसमें फल हैं, फूल हैं, ये सब परिवार के सदस्य हैं, और इसी से परिवार की, जैसे शाखाओं से वृक्ष की शोभा बढ़ती है, वैसे ही बच्चों से और परिवार के सदस्यों से परिवार की शोभा बढ़ती है। दादाजी का मन क्या सोचकर डर जाता है, वे किस चिंता में डूबे हैं? दादाजी का मन यह सोचकर सिहर उठता है कि अगर इस वट वृक्ष की डालियां जो है वे टूट जाए या अलग हो जाए, तो इस परिवार का क्या होगा? तो इसी चिंता में वे हैं। दादाजी कैसे विचारों के व्यक्ति हैं और उनकी क्या अभिलाषा? दादाजी बहुत स्वतंत्र और आधुनिक विचारधारा वाले व्यक्ति, भले ही वे 72 वर्षीय हैं, लेकिन ये बेटे और बेटी में या बेटी और बहू में वे फर्क नहीं करते हैं। और उनकी अभिलाषा यही है कि सब संग संग बढ़े, सब आगे बढ़े, कोई पीछे ना रहे, और पूरा परिवार एक साथ मिलकर आगे बढ़े। अपनी छोटी बहू के विषय में दादाजी के क्या विचार है? तो अपनी छोटी बहू को वे बहुत ही सुसंस्कृत, सुशिक्षित मानते हैं। उनका यह मानना है कि वह बड़े घर से आई है और बहुत पढ़ी लिखी है, तो उसके पढ़ी लिखी होने का हमें थोड़ा फायदा उठाना चाहिए। और वह नए धाराओं वाली है, तो इंदु के विवाह की तैयारियां वह बहुत अच्छी तरह से कर सकती है, उसे पढ़ने का मौका देना चाहिए। तो अपनी छोटी बहू के विषय में और उसका सम्मान करना चाहिए, और अपनी मूर्खता से हमें उसे खोना नहीं चाहिए। ये सब विचार हैं उनके। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे और पढ़ते रहिए। और ऐसा मत सोचिए कि मैं अंतिम समय में पूरी तैयारियां कर लूंगा, नहीं, अंतिम समय में नहीं होता। जो समय अभी है, आज है, तो पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से जुड़े रहिए। प्रणाम।